मैम वो स्लाइड लगा दीजिए। स्लाइड आज भेजी थी सर को व्हाट्सएप पे सेंड की थी। नहीं वो वाली दूसरी। हाँ ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए। लोकगीत बस पढ़ा, एक शब्द में खत्म कर दिया आप लोगों ने कल की 2 घंटे की क्लास। बताइए क्या पढ़ा था कल, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ तो बताइए। हाँ अच्छा, संस्कृति बताइए क्या होती है संस्कृति। ठीक है, और बस इतना ही पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा ये बताइए संस्कृति और समाज में क्या अंतर है। संस्कृति समाज के अंदर आता है। ठीक है, समाज एक बड़ा काम। ठीक है, बताइए सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है, और बताइए, ठीक बताया आपने, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। कल्चर है, ठीक है, तो क्या कल्चरल जो कल्चर है वो एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, और क्यों होता है अलग अलग। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और वहाँ का वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन सब चीज के कारण क्या अलग होता है, कल्चर अलग अलग। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि संस्कृति एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंतर्गत बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से। ठीक है, ठीक है, रहन सहन, ठीक है, खान पान, ज्वेलरी हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ठीक है, और संस्कृति के अंदर ही लोकगीत आता है। लोकगीत क्या होता है, एक क्षेत्र में विशेष होता है और सोसाइटी के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, देखिए कल की क्लास में नहीं आने का नुकसान ये है कि लोकगीत मतलब ये नहीं होता है कि जो लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों के द्वारा बॉलीवुड भी गाया जाता है, कॉलीवुड भी, टॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी गाया जाता है, ठीक है, तो लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत लोकगीत नहीं होता है। लोकगीत वो होता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन में प्रचलित होता है, फेमस होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजनल लोकेशन में या ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो प्रचलित होता है उसको हम लोकगीत कहते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है फोक, है ना, फोक मतलब वहां के जो लोग हैं उनकी पहचान है वो, ठीक है, तो लोकगीत हमने देखे थे कौन कौन से, बताइए जल्दी जल्दी नाम गिनाइए। बताइए, और हम लोगों ने कैटेगराइज किया था कैसे कैसे, मनोरंजन के बेस पे, और बस मौसम के बेस पे, ठीक है, तो मौसम के बेस पे कौन कौन से थे, सब नहीं, ठीक है, और इंटरटेनमेंट के बेस पे डिवीजन नहीं किया, मतलब नहीं किया ना। क्या हो गए, इतने शॉक्ड हो गए बहुत। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अच्छा, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर सुआ, ठीक है, ये सब क्यों कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइज करने से हमको फायदा है कि भाई अगर एक टॉपिक के वाइज पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि भाई फेस्टिव सीजन है तो ये सारे उसके लोकगीत होते हैं, ठीक है, तो कल कुछ लोक नृत्यों की भी बात की थी हमने, फोक डांस की बात की थी, है ना, तो अच्छा फोक डांस क्या होता है ये बताइए, क्या होता है फोक डांस। क्या, बोलिए, सबकी एनर्जी खत्म हो गई क्या, मोमोज खाने, नहीं खाने, सही नहीं खाने,
ठीक है, बाद में खाइएगा, है ना। तो क्लास तो चल रही है अभी, तो आपके लिए नहीं रुक सकते ना, आप खा के आएंगे तब तक, तो उसे बाद में खाइएगा ना। तो लोक नृत्य लोकगीत में क्या, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि लोकगीत क्या होता है तो आप लोक नृत्य बता सकते हैं, फोक डांस क्या होता है बता सकते हैं। क्या होगा, जैसे लोकगीत किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में या स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में गाया जाता है लोगों के द्वारा, वैसे ही लोक नृत्य जो है वो स्पेसिफिक रीजन में गाया जाता है। समझ में आ गई बात, क्या अंतर आया इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा सा नकल की पर अकल लगा लिया, ठीक है, बात समझ में आई। तो लोक डांस भी वैसे ही है। तो कल हमने कुछ ऐसे लोक गीत पढ़े थे जिसमें लोक डांस भी होता है, फोक डांस होता है ना। कौन कौन से, सुआ गीत और पंथी, कर्मा, कर्मा गीत कल नहीं पढ़ा था हमने, वो पढ़ेंगे बाद में, बताइए। और बताइए बताइए, गौरा गौरी, वो सुआ, अच्छा सुआ नृत्य क्या होता है बताइए, सुआ गीत क्या होता है। लोग, हाँ ठीक है, देखिए कल हमने देखा था कि सुआ गीत क्या होता है, जिसमें महिला प्रधान होता है ना, फीमेल सेंट्रिक होता है, और वो उसमें लड़कियां महिलाएं एक गोला बनाती है, एक बांस की टुकनी रखती है, टुकनी पता है सबको क्या होता है, ठीक है, तो टुकनी रखती है, उसमें चावल भरती है, उसमें क्या बनाती है, सुआ क्या होता है, तोता होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में सुआ मतलब तोता होता है, तो तोता को शिव पार्वती मानकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो वैसे ही सुआ नृत्य होता है, ठीक है। तो सुआ नृत्य से गौरी नृत्य भी कहते हैं हम लोग, गौरी नृत्य, ठीक है। इसके छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है, किसने कहा है, मुकुटधर पांडे, वो कौन है, साहित्यकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में काम किया उन्होंने बहुत, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है मुकुटधर पांडे, उन्होंने कहा है कि भाई सुआ जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, गरबा नृत्य। बात समझ में आ गई, किससे उसकी तुलना की उन्होंने, किससे कंपेयर किया कि गरबा है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी लड़कियां जो है वो गोल गोल घूमती है ना, और इसमें भी लड़कियां जो है गोल गोल घूमती है, ठीक है। कब किया जाता है ये, दिवाली के समय किया जाता है, ठीक है। और कैसे होते हैं इसके बोल, कैसे होते हैं, आता है किसी को, आता है, हाँ आता है, ठीक है, सुनेंगे बाद में ना। तो ये इसके बीत बोल होते हैं, तरी हरी नाना रे, तरी हरी नाना मोर सुआना, ऐसे गीत होते हैं, ठीक है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेता, ठीक है। इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर ताली बजाकर नृत्य किया जाता है, और जो तोते हैं, जो पैरट्स है, उनको किसका सिंबलाइज किया जाता है, उनको शिव और पार्वती के जैसे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, उनको वैसा सिंबलाइज करके उनकी पूजा की जाती है और उसके चारों ओर घूमा जाता है, ठीक है। आप लोग गए करने के लिए, कभी गए, अच्छी बात है, मैं सिर्फ देख पाई, मुझे आता नहीं है करना, उनके बोल भी आते होंगे फिर आपको, है ना, ठीक है, फिर बाद में सुनेंगे ना। तो लोक नृत्य में हमने देखा सबसे पहले कौन सा, सुआ नृत्य, जिसे गौरी नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसे गरबा कहा है किसने, ठीक है, मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा, ठीक है। ये कब हुआ था, दिवाली के समय होता है, इसमें जो बोल होते हैं वो होते हैं तरी हरी नाना रे, तरी हरी नाना, ठीक है। इसमें सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इसमें एक टुकनी में, ठीक है, तोता जो है उसको सिंबलाइज किया जाता है, पैरट को सिंबलाइज किया जाता है शिव एंड पार्वती, ठीक है, और उनकी पूजा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब वो थोड़ा टेक्निकलिटी हो गया, जिन्होंने किया उनसे वो ज्यादा आंसर कर पाएंगे, बताइए बताइए, जो गए एक ही रहता है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पंथी नृत्य, ये सबने अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, है ना, ये क्यों फेमस है बताइए, हाँ ठीक है ना, सतनामी कम्युनिटी का सतनामी सेक्ट का नृत्य होता है पंथी नृत्य, ठीक है, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें और क्या चीज खास होती है बताइए,
सर्कल बनाते ज्यादातर इसमें स्टंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा खास होता है क्योंकि लोग इसमें पिरामिड बनाकर जैसे मटकी फोड़ते हैं ना, जब कृष्ण की मटकी फोड़ते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, वैसे ही पंथी नृत्य में भी वो स्टंट्स दिखाते हैं, कार्टव्हील्स करते हैं, अलग अलग तरह से स्टंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इसमें प्रमुख कलाकार कौन है? देवदास बंजारे। देखा है कि भाई गीत जो है इन्होंने ही ज्यादा ख्याति प्राप्त कराई पंथी नृत्य को, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, है ना। और देवदास बंजारे जो है वो इनके मुख्य कलाकार माने जाते हैं। ठीक बात समझ में आई? क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया? इसमें कलाबाजी करते हैं, स्टंट करते हैं और पिरामिड्स बनाते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो देखिएगा, ठीक है। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है मांदर और झांझ। मांदर क्या होता है? ढोलक से थोड़ा बड़ी आकृति का होता है। मुझे नहीं आ रहा है ड्राइंग बनाते, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मांदर होता है और झांझ दो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। पंथी नृत्य किस पे किया जाता है? पंथी गीत पे किया जाता है। जैसी सारी चीजें, सारी डिटेल सेम ही है, बस पंथी जो नृत्य है वो पंथी गीत पर किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। Panthi dance performed by followers of the Satnami sect in Chhattisgarh. The dance involves performance showing acrobatics and forming pyramids. ठीक है। जो नोटेबल आर्टिस्ट हैं वो है कौन? देवदास बंजारे। ठीक है। ऐसा क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देवदास बंजारे जो है वो इनमें से किस कला के कलाकार हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपको देगा पंथी, राउत नाचा, ददरिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि एक दो मुख्य कलाकारों के नाम आप जाने, जरूरी नहीं है सबके जाने, बट जो इंटरनेशनली रिनाउंड है उनके नाम आपको जानने। बात समझ में आई? और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है? मांदर और झांझ, ठीक है। अच्छा, राउत नाचा पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है बताइए? हाँ हाँ, किस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है? दिवाली के टाइम किया जाता है, ठीक है। इसमें खास क्या होता है? सबके घर जाते हैं, ठीक है। जिनके यहाँ वो दूध छोड़ने जाते हैं या जो उनसे रिलेटेड है उनके यहाँ जाते हैं। और क्या होता है? दोहे भी गाते हैं। और जैसे दोहे एक आध सुनाइए, किसी को पता होंगे तो बताइए, बताइए। एक आध दोहे तो पता ही होंगे, बताइए। सुना है किसी ने? बताइए बताइए, अगर मुझे याद होगा तो मैं आगे कंप्लीट कर दूंगी। एक आध दोहा तो बताइए, बोलिए। अरे सब अपने ही लोग हैं, शर्माने की क्या बात है? नहीं याद आ रहा है? ठीक है, याद करके बताएंगे, ठीक है। तो राउत नाचा जो है वो राउत कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, उनका फोक डांस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने रिलेटेड जो भी मतलब जिनके यहाँ वो काम करते हैं या जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ जाते हैं, ठीक है। और उनसे वो वहां पर जाकर उनको दोहे सुनाते हैं, उनके सामने डांस करते हैं और उनसे कुछ लेकर वापिस आते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है। और इसमें जो एक खास बात यह है कि इसमें लड़कियां नहीं होती है, ठीक है, वुमेन नहीं होती है इसमें। जो लड़के होते हैं वही वुमेन का गेटअप पहन करके जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें भी जैसा हमने पढ़ा था कि कन्वर्सेशन होता है, वैसे इसमें भी कन्वर्सेशन होता है लड़के और लड़कियों के बीच, बट लड़कियां उसमें नहीं होती है। उसमें जो लड़के हैं वो लड़कियों का गेटअप लेकर आगे जाते हैं। बात समझ में आई, है ना। और क्या होता है इसमें बताइए? कैसे देखा होगा आपने, कैसे वो वेशभूषा कैसी रहती है उनकी? कैसी रहती है वेशभूषा? घुंघरू बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, कौड़ियों से सजाते हैं अपने आप को, ठीक है। कुछ जो लड़के हैं वो लड़कियां भी बनते हैं। देखा होगा आपने यहाँ पर बूढ़ापरा के पास दिवाली के बाद जाएंगे तो दिखेंगे आपको बहुत सारे लोग, देखा है? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो लड़कियां बनकर जाते हैं, ठीक है। दीपावली उत्सव के दौरान रहता है, ठीक है। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होकर एक पखवाड़े तक, मतलब 15 दिनों तक, फोर्टनाइट तक चलता है, ठीक है। इसमें विषय वस्तु क्या रहती है? भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। जो इसका मेन सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होगा?
कृष्ण की पूजा के लिए किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं गढ़वा बाजा। क्या होता है गढ़वा बाजा? कल पूछा था मैंने, आप लोग गए थे, फोटो देखिए इंस्ट्रूमेंट्स की। क्या होता है गढ़वा बाजा बताइए, बताइए। यही भूल गए क्या? सिर्फ यही भूल गए? बाकी सबकी देख ली, यही भूल गए बस। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लकड़ी ही बेस होगा उसका। ठीक है, तो देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से देखिएगा। ठीक है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, आवश्यकता अनुसार वो पुरुष जो है महिलाएं बन जाते हैं। ठीक है, पहले मैं बहुत डर जाती थी, हमारे यहाँ आते थे ना, तो जो लड़के होते हैं वो बहुत ही खतरनाक महिलाएं दिखते थे। मतलब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे यहाँ गाय होती थी, तो हमारे घर आते थे अक्सर हर दिवाली के बाद। तो जो लड़कियां बन के आती थी ना, वो बहुत ही डरावनी दिखती थी, तो मैं बहुत डर जाती थी, फिर बाहर नहीं निकलती थी मैं। तो इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं और अक्सर महिलाएं जो भी है वो भी पुरुष ही उनका किरदार निभाते हैं। ठीक है, और इस नृत्य में राउत जाति के लोग जो है वो विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? राउत नाच के बारे में क्लियर हो गया? कब होता है? दिवाली के टाइम, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से लेकर फोर्टनाइट तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, हाँ, इसे और कहते हैं गहिरा नाच भी कहा जाता है। ठीक है, राउत नाच को एक और नाम है उसका गहिरा नाच। ठीक है, याद रखिएगा इसको। परफॉर्म ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, टाइमिंग रहता है कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी टू अ फोर्टनाइट। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड एज अ सिंबल ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। क्यों कृष्णा की पूजा क्यों कर रहा है बताइए? और देखिए, कम्युनिटी जो है, राउत कम्युनिटी का काम क्या है? ज्यादातर कैटल्स देखना। ठीक है, गाय गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो वो कृष्ण से एक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं कि भाई वो भी यही काम करते थे, इसीलिए कृष्ण को पूजा जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ठीक है, और वो भी बात है कि गोवर्धन पूजा का टाइम आता है। गोवर्धन पूजा में क्या होता है बताइए जरा? ठीक है, कल कोई दूध वाला भैया आएगा ना आपके घर में, मान लीजिए, तो पूछेगा वो क्या होता है गोवर्धन पूजा के दिन, तो वो डिटेल में बताएंगे आपको, है ना। तो गोवर्धन पूजा के टाइम, गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है पता है आपको? गोवर्धन कौन है? पर्वत है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्यों उठाया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गोवर्धन और कृष्ण और गाय भैंस का सबका अपना पास में बहुत कोरिलेशन है, एक दूसरे से चलती है दोनों की लाइफ, है ना। कभी भी जो ग्वाले होते हैं वो गाय के बिना तो नहीं रह सकते, तो इसीलिए वो गाय को एज अ क्या मानते हैं? देवी देवता मानते हैं, है ना, इसीलिए पूजा करते ताकि आप हमारी लाइवलीहुड हो। अगर आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको पूजा जाता है। और राउत नाचा का कॉन्सेप्ट यही है कि एक दिन हम आपको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। इनके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, देखिएगा अगली बार, है ना। इसमें एक हाथ में सजी हुई लाठी लेकर चलते हैं वो लोग, जो कौड़ियों और घुंघरुओं से सजी होती है। तो बीच बीच में जब वो दोहे बोलते हैं तो ऐसे उचकाते हैं जिससे आवाज आती है। ठीक है ना। इस नृत्य में पैरों की थिरकन और लय का विशेष महत्व होता है। ठीक है, शौर्य कलात्मक है, मतलब शौर्य क्या होता है? हाँ, शौर्य मतलब पावर दिखाने की बात हो गई। ठीक है, एक क्रिएटिव तरीके से अपना पावर दिखाने की बात है कि भाई एज अ कम्युनिटी हम लोग एक साथ है। ठीक है, तो ये शौर्य कलात्मक प्रदर्शन होता है। राउत नाचा महोत्सव प्रारंभ हुआ था 1978 से। ठीक है, एक महोत्सव होता है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के राउत मतलब जो है नाचा आप सामने जाकर अपना प्रदर्शन करते हैं। बात समझ में आई? तो राउत नाचा महोत्सव होता है 1978 से, और ये कहाँ पर होता है? बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में होता है। ठीक है, देवउठनी एकादशी के समय में होता है। ठीक है, अभी कौन सा वाला चल रहा है आप बताएंगे? ठीक है, बात समझ में आई? 45th हुआ था 2022 में,
अभी कौन सा चल रहा है ये मुझे आप बताएंगे। राउत नाचा महोत्सव कौन सा नंबर का हुआ? बात समझ में आई? हर साल होता है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है अभी तक? अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, सुहाई बांधते हैं। सुहाई क्या होता है? आपने देखा होगा कि गायों के गले में एक पट्टा जैसे होता है, जो किससे गुथा होता है? मोर के पंख से। उसमें और बहुत सारी चीजें होती है ना। तो पलाश और मोर के पंख से एक रस्सी नुमा बेल्ट होती है, वो तैयार की जाती है, जिसमें कौड़ी लगी होती है, घंटियां लगी होती है, उसको गायों के गले में बांधा जाता है। ठीक है, इसे सुहाई बांधना कहते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि भाई सुहाई बांधते हैं गायों के गले। बात समझ में आई? और इसी समय मातर त्योहार होता है, जो राउत कम्युनिटी मनाती। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसमें? ये सब पढ़ा था हमने कल, है ना? राउत नाचा के बारे में पढ़ा था, राउत गीत के बारे में, है ना? जो गाना गाते हैं उस समय, नाचा करते समय, वो राउत नाचा गीत हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई डाउट नहीं इसमें? अभी कौन कौन से पढ़ लिए हमने, बताइए जरा। ठीक है, पंथी। अगर मान लीजिए 2-2, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस पे, तो आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? आपके पास इतना मटेरियल हो गया कि 4 नंबर के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग लोक नाट्य। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, क्या डिफरेंस है डांस और नाट्य में? हाँ, ठीक है, ठीक है। नाट्य और डांस मतलब नृत्य, समझ में आया डिफरेंस क्या है? नहीं आया? जब किसी कहानी को आप पोर्ट्रे करते हैं, नरेट करते हैं, उस पर अभिनय करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नाट्य हो जाएगा। ठीक है, एक होता है म्यूजिकल, वो क्या होता है? जिसे गाथा भी कहते हैं। ठीक है, एक नरेटिव स्टोरी ही रहती है, बट वो उसमें विद लय, रिदम, म्यूजिक के साथ में वो होती है, वो होती है गाथा। ठीक है, एक नाट्य होता है जिसमें थिएटर किया जाता है, अभिनय किया जाता है, एक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्टोरी को एक्ट किया जाता है, उसे हम कहेंगे फोक थिएटर। बात समझ में आ गई? अब फोक थिएटर और फोक डांस में क्या डिफरेंस? डांस में, म्यूजिक में या गाने में डांस किया जाता है। ठीक है, नाट्य में कहानी होती है। ठीक है, अगर फोक नाट्य और मतलब फोक थिएटर और थिएटर में क्या डिफरेंस है, बताइए? थिएटर और फोक थिएटर, नाट्य और लोक नाट्य में क्या अंतर है? ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन में प्रचलित नाट्य को लोक नाट्य कहते हैं। ठीक है, देखिए थिएटर में जो कहानियां होती है वो राज्य स्तर की हो सकती है, देश स्तर की हो सकती है, विश्व स्तर की हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो सकती है कहानियां। लेकिन लोक नाट्य में आपको कौन सी कहानियां मिलेंगी? एक रीजन का, ठीक है, एक प्रदेश का, एक क्षेत्र विशेष की कहानियां मिलेंगी जो वहां पर चलती है। जैसे हमने कल कुछ कहानियां देखी थी, लौरिक चंदा की कहानी और ढोला मारू की कहानी, और हाँ हाँ, ये चलते हैं, ये लोक नाट्य है। ठीक है, तो इसमें लोक जो फोक लोर्स होती है, जो फोक कहानियां होती है, वो कहानियां जो है इसमें प्रदर्शित की जाती। ठीक है, कोई किसी ने नाटक देखा है, छत्तीसगढ़ी नाटक? नहीं देखा है? कौन सा? हाँ, हाँ, बहुत सारे नाटक होते हैं, एक आध नाम बताइए नाटक का। एक फोकलवा राजा बहुत फेमस हुआ था, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, सब कुछ मिलता है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो, तो जरूर सर्च कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई चीजें विजुअलाइज करते हैं या विजुअल चीजों से देखते हैं, तो वो चीज आप भूलते नहीं। ठीक है, तो कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको एक इमेज चलाते जाइए दिमाग में,
तो वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। याददाश्त खोने के बाद भी वो चीजें नहीं भूलेंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए याददाश्त चली गई तो ये चीज नहीं भूलेंगे अगर आपने इमेजिन किया उस। बात समझ में आई? तो हर चीज को इमेजिन करके पढ़ेंगे ना तो मजा भी आएगा कि अरे भाई मूवी चल रही है इस टाइप, ठीक है। तो देखा हमने लोकनाट्य। लोकनाट्य क्या होता है भाई कि एक स्पेसिफिक रीजन में चलने वाली कहानियों के ऊपर जब अभिनय किया जाता है, जब एक्ट किया जाता है तो उसको हम लोकनाट्य कहते हैं, ठीक है। एक होता है नाचा। नाचा, नाचा कैसे नाट्य होगा बताइए? हाँ ठीक है, तो नाचा जो है ये लोकनाट्य ही है लेकिन उसका नाम नाचा रखा गया है, ठीक है। ये ग्रामीण अंचल में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गांव इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जब जाएंगे, जब विलेज साइड जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो पहले जो है, पहले जो महाराष्ट्र में इसकी कहानी ऐसी है कि भाई महाराष्ट्र में तमाशा होता था, है ना। तमाशा मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी कहती है क्या तमाशा है, मम्मी कहती है ना तमाशा मत करो, क्यों, कहां से आया वर्ड? एक्ट करते, जबरदस्ती की एक्ट करते हैं, है ना। मम्मी को उठा 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 बिठक करते हैं, जब समझ रहे हैं मेरी बात, उठा पटक करते रहते घर में तो मम्मी ऐसी कहती है ना तमाशा मत करो, कि अब तमाशा कहीं और लेके जाओ, क्योंकि उनको परेशानी होती है। तो वैसे ही तमाशा एक महाराष्ट्र में प्रचलित हुआ था, उसी का छत्तीसगढ़ी वर्जन अडॉप्ट किया गया छत्तीसगढ़ में एस नाचा। बात समझ में आई? ठीक है। ये ज्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पर अब पहले क्या होता था, सिर्फ पुरुष रहते थे इसमें, क्योंकि देखिए कोई नाचा अगर कम्युनिटी है तो कम्युनिटी को हर जगह जा जाके, ऑर्गेनाइजेशन को जा जाके अपना परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादातर महिलाएं पहले इसमें नहीं होती थी, अब क्या है महिलाएं इसमें भाग लेने लग गई है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा होती है और किसी सार्वजनिक स्थल पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर इसका मंचन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है ना। क्या होता है, जगह पर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नाचा करती है तो वो अलग अलग जगहों पर जाकर नाचा करती है, तो गांव को इकट्ठा किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, जो एक पब्लिक प्लेस होती है वहां पर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें एक जोकड़ होता है जो क्या करेगा, कॉमेडी करेगा, और एक होती है परी, वो क्या करेगी परी क्या करती है? परी कॉमेडी करती है, हाँ डांस करती है, जादू करती है, ठीक है। आखिरी में सब ठीक कर देती है ना। परी और चुड़ैल में क्या अंतर है? चुड़ैल श्राप देती है और पूरे परी जो है वो ठीक कर देती है ना। परी देखिए, आप लोगों ने सोन परी देखा है कि उस जमाने की नहीं है आप लोग, है ना। हाँ तो फिर परी के बारे में इतना क्या सोचना, ठीक है। तो दो मुख्य किरदार होते हैं इसमें, जोकर और परी, ठीक है। जोकर जो होता है वो सबका दिल बहलाता है और परी एक और भूमिका में रहती है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट? ठीक है। नाचा इज द मोस्ट प्रिविलेंट फोक थिएटर इन छत्तीसगढ़, वाइडली परफॉर्म इन रूरल एरियाज. It originated during the Maratha period and is known as Nacha. Nacha shows the influence of Tamasha, a Marathi theatrical form. बात समझ में आई? Originally performed by men, now also acted by out by women. Dancers wear local costumes and performance take place in villages, public areas. बात clear हो गई? ठीक है। अच्छा, कुछ अलग अलग नाचा पार्टीज है, मतलब पार्टी मतलब हाँ पार्टी मतलब क्या कहा किसी ने? ऐसे क्यों, बताइए मुझे पार्टी मतलब पार्टी नहीं, खाने पीने वाली पार्टी नहीं है ये, और न पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, राजनीतिक पार्टी भी नहीं है। इसका पार्टी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल जो इस कला को प्रिवेल करते हैं और प्रचलित करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पुरानी जो है वो पार्टी है रवेली नाचा पार्टी, ठीक है, जो दुलार सिंह मंदरा जी के नाम से, मतलब उन्होंने
शुरुआत की। अब मंद्रा जी के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? इनके नाम से पुरस्कार भी मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पुरस्कार भी इनके नाम से आज दिए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच 1951 में बना था, रामचंद्र देशमुख जी इसके संस्थापक थे। फिर हिंदुस्तान थिएटर 1954, नया थिएटर 1959, इसके जो संस्थापक थे वो हबीब तनवीर थे। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने? सुना है? नहीं सुना है? ठीक है। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, ये भी रामचंद्र देशमुख के द्वारा बनाई गई थी। सोनहा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा बनाई गई थी। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर जी के द्वारा बनाई गई थी। इनका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अभी कौन है ये? और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? कुलपति है मैम खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के। हाँ, वाइस चांसलर है वहां की, कुलपति है ममता चंद्राकर जी। चिन्हारी नाचा पार्टी जिन्होंने बनाई थी। ठीक है, बात समझ में आई? और मटेवा नाचा पार्टी, इसके जो संस्थापक है नाइक दास और झुमुक दास। सिहनी नाचा पार्टी ठाकुर राव और रायपुर लोक कला मंच पीआर उराव इनके संस्थापक। ठीक है, कुछ ऐसे खास नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, याद नहीं करने, ध्यान में रखने हैं बस, कि अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिख जाए तो आप सही ऑप्शंस लगा सकते। ठीक बात, आगे बढ़े। अच्छा, चंदैनी गोंदा के बारे में पढ़ा था, कौन कौन है बताइए जरा। लौरिक चंदा, लौरिक चंदा की कहानी पढ़ी थी। चंदैनी गायन पढ़ा था कल, क्या होता है उसमें? कौन लोग हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ ठीक है, गाया, जो गाना गाया जाता है उसी पर अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो लौरिक चंदा और चंदैनी गोंदा ये दो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां। ठीक है, बट दोनों सेम ही स्टोरीज पर काम करती है। जैसे चंदैनी जो गायन है वो लौरिक चंदा की स्टोरी पर ही बेस्ड है, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग नाचा पार्टी है, बट इनका मेन थीम क्या है? लौरिक और चंदा की लव स्टोरी के ऊपर ये नाचा करती है। ठीक बात समझ में आई? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहली पार्टी कौन सी हो गई? रवेली नाचा पार्टी, जिनके संस्थापक कौन है? दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, मंद्रा जी के नाम पर आज पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उन्हें नाचिया कहा जाता है। नाचा में पहले पुरुष ही काम करते थे, तो अगर महिला का किरदार निभाना है तो पुरुष बनेंगे महिला, तो उन्हें क्या कहते हैं? नाचिया कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें पद्मश्री विभूषित गोविंद राम निर्मलकर फेमस कलाकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा का लेखन निर्देशन कार्य राकेश तिवारी के द्वारा किया गया था। फोकलवा राजा एक क्या है? नाट्य है, इसको अगर समय मिले तो देखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाट्य चंदैनी गोंदा में रवान यादव ने पार्श्व संगीत यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ था। ये कुछ फैक्ट्स है जिनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी एंड लौरिक चंदा पार्टी आर टू डिस्टिंक्ट नाचा पार्टीज। The first nacha party of Chhattisgarh was Raveli Nacha Party, created by who? दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, इन नाचा men who played female roles are called नाचिया, है ना? ये सारी चीजें। In some nacha performs women from Devar community also participate. Padma Shri awardee Govind Ram Nirmalkar is renowned artist of nacha. ठीक है, Raja Fokalwa was written and directed by Rakesh Tiwari. In the famous Chhattisgarh drama Chandayani Gonda, Ravan Yadav provided the background music. इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? अब जो सेकंड फॉर्म है नाट्य में, थिएटर में सेकंड फॉर्म है वो है गम्मत। नाम सुना है कभी इस शब्द का? क्या होता है बताइए गम्मत, अगर सुना है आप लोगों ने तो? हाँ, गम्मत जो है वो हास परिहास से रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड। ठीक है,
कॉमेडी से रिलेटेड है बट किस टाइप की? सटायर। सटायर क्या होता है बताइए? सटायर क्या होता है? सटायर कोई इंग्लिश लिटरेचर वाला है? हिंदी लिटरेचर वाला कोई? व्यंग्य कहते हैं जिसे हम, व्यंग्य क्या होता है बताइए? व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य यानी कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं बट कैसे तरीके से? हंसी मजाक से। बोलते हैं ना मखमल में लपेट के जूता मारने वाली बात होती है ना? कैसे? सुना है ये कभी? हुआ है कभी किसी के साथ? किसी ने किया है? मैंने ये पूछा कि व्यंग्य क्या होता है, सटायर क्या होता है? सटायर क्या होता है बताइए? ताना मारना, ठीक है। सटायर करना यानी कि ताना मारना। व्यंग्य मतलब मुस्कुराते हुए उनकी ऐसी बेइज्जती करिए कि सामने वाला चित्त पड़ जाए। मुस्कुराते हुए कि उनको अभी बुरा ना लगे पर बाद में जब वो समझे तब उनको बहुत जोर से बुरा लगे। समझ में आई बात? ऐसे कौन करते हैं? रिश्तेदार है नहीं? रिश्तेदार करते हैं कि नहीं ऐसे? सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? व्यंग्य कहते हैं। ये एक आर्ट फॉर्म है, लेखन का, साहित्य का एक आर्ट फॉर्म है व्यंग्य। इस पे भी बहुत बड़े बड़े व्यंग्य लिखे जाते हैं। मतलब लोग जो है कभी एडमिनिस्ट्रेशन पर, शासन पर, प्रशासन पर व्यंग्य करते, मतलब ऐसा व्यंग्य जो डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली उनकी पोल खोलने की बात समझ में आई? तो व्यंग्य समझ में आ गया क्या होता है? तो गम्मत क्या है? एक व्यंग्य है। तो ये व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य है। किसमें करता है व्यंग्य? समाज की जो कुरीतियां फैली हुई है, जो ऐसी विषमताएं हैं जिसमें मान लीजिए भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार हो रहा है या बाल विवाह हो रहा है, तो ऐसी कुरीतियों पर वो व्यंग्य करता है। बात समझ में आई? सटायर करता है ऐसी कुरीतियों पर। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना? तो यह हास्य व्यंग्य की शैली में होता है, मतलब सटायरिकल फॉर्म में होता है। और किस पर? सोसाइटल जो इविल्स है उस पर, सोसाइटी इविल्स है उस पर अटैक करता है। बात समझ में आए? ठीक है। इसमें विदूषक जोकर की भूमिका में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विदूषक और जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदूषक किसे कहते हैं? है? किसको? विदूषक मतलब जो बहुत दिमाग वाला है, ठीक है, ऐसे कहते हैं। मतलब उसमें एक कैरेक्टर होता है, एक्चुअली में वो दिमाग वाला नहीं होता है, वो एक्ट कर रहा है। विदूषक है, विदूषक का एक्ट यही होता है कि वो मतलब आखिरी में जाके जो ज्ञान नहीं देता है। शक्तिमान देखा है आप लोगों ने? शक्तिमान में वो पहले दिखाते हैं कि ऐसा कर रहा है बच्चा, तो फिर शक्तिमान आ जाता है, नहीं 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 ऐसा नहीं कर रहा है ना? तो वैसे ही विदूषक की भी भूमिका होती है। बात समझ में आया? फिर एक होता है जोकर, ठीक है। तो जोकर क्यों होता है? क्योंकि हास्य व्यंग्य शैली है, लोगों को एंटरटेन करना है, एंगेज करना है। क्योंकि कोई क्यों सुनेगा आपकी बात? जबरदस्ती का ज्ञान दोगे तो कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनेगा। कभी अपने छोटे भाई बहन को कोशिश की है ज्ञान देने की? कोशिश की है? क्या होता है? क्या होता है बताइए? छोटे भाई बहन को ज्ञान देने की कोशिश की है? नहीं की है? ऊपर से और आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, है ना? तो वैसे ही होता है कि अगर आप ज्यादा ज्ञान देंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हंसी मजाक के तौर पर आप उनको कुछ बताएंगे तो हो सकता है वो सुन ले। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, मैं नहीं कह रही सुन लेंगे, ठीक है। तो अपने रिस्क पे खेलिएगा, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर हास्य व्यंग्य में वो कुछ बातें रियलाइज करवाना चाहते हैं लोगों को कि ये जो चीज है इसको छोड़ दीजिए, भेदभाव करना छोड़ दीजिए, जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, छोड़ दीजिए। जो बालकों के, बच्चों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। ऐसे धीरे धीरे वो लोगों को रियलाइज करवाते हैं कि ये सारी चीजें को छोड़ देना चाहिए, ये सोसाइटी के नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आई? तो गम्मत क्या करता है? गम्मत एक सटायरिकल वे में लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसकी दो रूप प्रचलित है, पहली खड़े साज और दूसरी बैठे साज। साज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स। साज क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक होता है जिसमें लोग खड़े रहते हैं, दूसरे में बैठे साज बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। साज मतलब होता है
इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसमें कई बार प्रहसन के माध्यम से मतलब मुस्कुराते हुए हंसी मजाक करते हुए कृष्ण लीला का भी वर्णन किया जाता है, ठीक है। बैठे सास को रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है और बाबू रेवाराम रतनपुरिया गम्मत के प्रणेता माने जाते हैं, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया। बात समझ में आई कि रतनपुरिया गम्मत कहाँ से स्टार्ट होता है? बाबू रेवाराम के द्वारा स्टार्ट होता है। इसमें लोग बैठे साज में ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। गम्मत क्या है? अगर क्वेश्चन आएगा तो बता पाएंगे, है ना। हास्य व्यंग्य है, किस पर? समाज की कुरीतियों पर, ठीक है। तो अब ज्ञान देना हो किसी को तो हंसी मजाक करके दीजिएगा, डायरेक्टली ज्ञान देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। आगे बढ़े, घर जाना है? हाँ, क्लास होने के बाद जाएंगे ना। कोई हड़बड़ी तो नहीं? किसी की गर्लफ्रेंड तो नहीं वेट कर रही आज, या बॉयफ्रेंड? नहीं, नहीं ना, ठीक है। फिर गम्मत is a style of comedy and satire that critiques social evils and disparities. In it, the role of vidushak or joker is significant. The role of dancers is also performed by men. There are two prevalent forms, the standing saz and the seated saz. Gammat uses pass to stage Krishna Leela. The seated saz is referred as Ratanpuriya Gammat and Babu Revaram is considered the originator of Ratanpuriya Gammat. Clear हो गई बात? आगे बढ़े। रहस, ठीक है, एक और प्रकार का क्या है? ये क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? किसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं? लोक नाट्य पढ़ रहे हैं ना। तो रहस भी एक नाट्य का फॉर्म है, ठीक है। इसमें सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, सिंबलाइजेस छत्तीसगढ़ कल्चर, ठीक है। पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं। पौराणिक चरित्र कौन हो गए? कौन हो गए पौराणिक कैरेक्टर्स? पौराणिक कैरेक्टर्स राम भगवान है। पुराण क्या होता है ये बताइए पहले तो। रामायण क्या पुराण है? रामायण क्या है? महाकाव्य, ठीक है। रामायण क्या है? रामायण एक एपिक है, ठीक है, वो पुराण नहीं है। पुराण क्या है बताइए, कितने पुराण है? बताइए कितने पुराण है? कोई सा एक तो पता होगा। विष्णु पुराण, अभी एक चल रहा है बहुत, शिव पुराण कथा हो रही है ना। तो वही पुराण है। पुराण कितने हैं ये बताइएगा मुझे, कितने पुराण होते हैं ये मुझे बताइएगा कल, ठीक है। और पुराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते। देखिए राम भगवान जो है वो, रामायण जो है वो एक एपिक है ना, उसको पुराण कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। पुराण अलग है, वेद अलग है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद है। कौन कौन से? अथर्ववेद, ठीक है। पता है क्या क्या कौन कौन से के लिए? ऋग्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा है, अथर्व में क्या लिखा है, साम में क्या लिखा है? रिचुअल ज्यादा है। और हाँ ठीक है। और तो वशीकरण स्टार्ट नहीं करना है ना पढ़ के, ठीक है। आजकल बहुत वैसे ही फैले हुए हैं सब तरफ। तो ऐसे ही वेद, देखिए आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई वेद क्या है, पुराण क्या है और एपिक क्या है, ठीक है। क्योंकि ये आपका कल्चर है, ये आपके क्वेश्चंस हर जगह आएगा, यूपीएससी में, सीजीपीएससी में, हर जगह ये पूछा ही जाएगा। आप इससे बच के भाग नहीं सकते, ठीक है। तो ये इतना बेसिक पता होना चाहिए कि भाई पुराण जो है वो वेदों से डिफरेंट है, वेद जो है वो एपिक से डिफरेंट, ठीक है। तो पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं, यानी कि अगर ब्रह्मा जी की बात हो रही है तो उनकी मानव आकार यानी कि ह्यूमन साइज क्या बनाएंगे? स्टैच्यूज बनाएंगे, ठीक है। जैसे रासलीला में होता है, तो रासलीला में देखा आपने कभी? रासलीला क्या होता है? रासलीला में बताइए, बनता है तो वो ह्यूमन साइज राधा कृष्ण बनते हैं ना, देखा है आपने, है ना। तो राधा कृष्ण जैसे ह्यूमन साइज बनते हैं, वैसे यहाँ पर भी वो ह्यूमन साइज पौराणिक कैरेक्टर्स को
लाइफ में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होली के समय किया जाता है। यह राधा कृष्ण की मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है या छत्तीसगढ़ी वर्जन है। बात समझ में आ रही है? यह बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा प्रचलित है। रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। जो स्टेज होता है, रंगमंच यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, उसको बेड़ा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बाबू रेवा राम रचित रहस्य की पांडुलिपियां प्रचलित है। पांडुलिपि क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट है ना। ठीक है, ताड़ के पत्तों वाला, ये इतने पुराने नहीं है कि जिनको ताड़ के पत्तों पे लिखने की जरूरत पड़े। ठीक है, ये बहुत पुराने नहीं है अभी 100-200 साल पुराने ही है, मतलब 100 साल पुराने ही है ना। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब उनकी हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है। ठीक है, इसमें विदूषक की भूमिका एक हास्य कलाकार के रूप में होती है। एक कॉमिक कैरेक्टर होता है विदूषक। बात समझ में आ गया? रहस्य जो है ये एक्चुअली में राधा कृष्ण के रासलीला का छत्तीसगढ़ी वर्जन है। ठीक है, इसमें ह्यूमन साइज जो है कैरेक्टर तैयार किए जाते हैं और उनका रहस्य होता है। ठीक, समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें में? कौन कौन से नाट्य देखे हमने, बताइए? नाचा, गम्मत और रहस्य, ये क्या है? लोकनाट्य, फोक थिएटर है। थिएटर कैसे डिफरेंस है डांस से, आपको पता चल गया? कैसे डिफरेंट है? इसमें एक्ट होता है, डांस में नृत्य होता है। ठीक है, और हाँ ठीक है, कहानी होता है। गाने में भी कई बार कहानी होती है, बट उसकी बीट्स अलग होती है, उसका रिदम अलग होता है। और जो थिएटर है उसका, उसमें रिदम कई बार होता है, कई बार नहीं होता, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा होता है ना। आपने कभी रामलीला के टाइम पे देखा है, वो होता है जब रावण मारने जाते हैं तो, है ना, तब वो एक्ट करते रहते हैं, वो क्या है? डांस है? एक्ट है? एक्ट है, वो एक एक्ट करते है ना। जब बंदर बहुत सारे इधर उधर भागने लगते हैं, वो एक एक्ट ही है ना, क्योंकि उसमें कोई रिदम नहीं होता, बट हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। वो एक चीज को पोर्ट्रे करना चाह रहे, एक कहानी को लोगों को बताना चाह रहे कि भाई अब जो है बुराई पर किसकी जीत होने वाली है, कि अच्छाई पर बुराई की जीत होने वाली है। श्योर है ना आप लोग? ठीक है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है, तो वो एक्ट करते हैं, ऐसा पोर्ट्रे करते हैं ना। तो आप आखिरी टाइम पे जब म्यूजिक सुनो तो बहुत मजा आ जाता है। अगली बार कभी भी मुक्ताकाश मंच पे थिएटर होगा तो जरूर जाइएगा देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर घासीदास संग्रहालय में एक ओपन थिएटर है, वहां जाइएगा कभी भी। अगर थिएटर, क्योंकि पेपर में आते हैं सारे थिएटर जब होने वाले होते हैं कि ये नाटक होने वाला है, इस टाइम पे ये होने वाला है, और अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, ऐसे कलाकार जो रेनाउंड कलाकार। ठीक है, तो उस लेवल का नाटक अब देखना चाहिए आप लोग। ठीक है, मजा आएगा। मजा आने के साथ साथ आपकी समझ भी बढ़ेगी कि किस प्रकार का नाटक है, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या सारी चीजें मैनेज हो रही है, कैसे हो रही है। या सोलो एक्ट भी होता है, मोनो एक्ट कहते हैं जिसे। मोनो एक्ट पता है क्या होता है? एक ही व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म करता है, बहुत शानदार होता है। कि अब एक कैरेक्टर से निकलकर दूसरे कैरेक्टर में डायरेक्ट जाना बहुत चैलेंज होता है ना। कि अगर मान लीजिए आपने द्रौपदी का किरदार निभाया, द्रौपदी का किरदार अलग मूड में है, फिर आप दुशासन का भी किरदार निभा रहे हैं, तो वो एक अलग मूड में रहता है, तो वो चेंज करना, वो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कभी मोनो एक्ट होता है, ऐसी चीजें होती है, तो जाकर के देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तब बहुत इंटरेस्ट आएगा और चीजों में। आप बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? तो हमने देखे लोक डांस, फोक डांस और फोक थिएटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट? अच्छा, छत्तीसगढ़ी त्योहार पता है आप लोगों को? बताइए एक आध। जिठौनी, हाँ, बताइए बताइए। कौन कौन से? फागुन, फाग, ठीक है, और छेरछेरा। छेरछेरा पुन्नी में क्या होता है? चावल, धान मांगते हाँ, अनाज मांगने जाते। ठीक है, आपकी भावनाओं को समझ लिया गया। ठीक है,
तो वैसे ही अलग अलग त्योहार होते हैं, बहुत मजा आएगा इनके साथ, इनकी बैक स्टोरीज पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी एक और टॉपिक बचा अपना लोक संस्कृति में लोकगीत, लोक गाथा है। हमने लोकगीत पढ़ा, लोक नाट्य पढ़ा, है ना, लोक नृत्य पढ़ा, अब पढ़े लोक गाथाएं, एपिक्स। गाथाएं मतलब बताइए क्या होता है गाथा मतलब? गीत और गाथा में क्या अंतर है? हाँ, स्टोरी को गा करके सुनाना। ठीक है, गाथाएं, लोक गाथाएं मतलब एक स्पेसिफिक रीजन में जो लोग फेमस है उनकी कहानी को लोगों के सामने पहुंचाना। बात समझ में आ गई? तो वैसे ही छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी गाथा है तो गाथा अगर आप गा रहे हो तो उसने कुछ स्पेशल काम किया होगा, है ना, कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिससे उसकी गाथा बन गई। ऐसा तो नहीं कि किसी की भी गाथा सुना दी जाए, है ना। लगता है राहुल गांधी की कभी गाथा बन पाएगी? हाँ, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है यहाँ पर? अगर है तो कोई बात नहीं, हम जज नहीं करते, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और चयन करने की भी स्वतंत्रता है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि गाथा किसकी होगी? राहुल गांधी की गाथा होगी क्या? केजरीवाल की गाथा होगी क्या? किसकी होगी गाथा? किसकी बनेगी? हाँ बताइए, बोलिए। जो कोई शौर्य कार्य करेगा, यानी कि कोई वीर कार्य करेगा, यानी कि जो अपना नाम अलग से दिखाएगा, या तो वीरता के लिए, या तो समझदारी के लिए, या तो प्रशासन के लिए, शौर्य मतलब उनकी बातों में शौर्य दिखना चाहिए। ठीक है, तो उनकी गाथाएं फेमस होती है। बात समझ में आया? गाथा क्या हो गया, एपिक क्या हो गया? रामायण एक एपिक है, उसमें कौन फेमस है? राम भगवान फेमस है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण तरीके से संयम दिखाते हैं, मर्यादा, पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम मतलब क्या होता है? हाँ, उत्तम पुरुष। ठीक है, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा की ऐसी सीमाएं लांघी है जो एक साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। वो एक एपिक है, एक व्यक्ति के संयम की। ठीक है, जब व्यक्ति की मान लीजिए कोई धर्म पत्नी है, वो गायब हो जाती है, उसके बाद भी वो पागल होकर देवदास नहीं बन जाते, वो अपने ऊपर संयम रखते हैं, है ना, मर्यादा रखते हैं कि भाई मैं अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा तो लोग और कैसे करेंगे। बात समझ में आई? तो वैसे ही एक कोई व्यक्ति है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, उनकी स्पेसिफिकेशन कुछ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण है, उसको लोगों को बताया गया, तो वही एक महाकाव्य है, एपिक है रामायण। तो वैसे ही गाथाएं जिनके अंदर कुछ शौर्य होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स या अचीवमेंट्स, उसको बताने के लिए गाथाएं कही जाती है। बात समझ में आई? अगर किसी को एक्सप्लेन करना होगा कि गाथा क्या है तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, कि गाथा क्या है, क्यों कहा जाता है, रामायण को गाथा क्यों कहा जाता है, अभी पता चल गया। महाभारत क्या है? एक गाथा है, एक एपिक है, महाकाव्य है ना। तो उसमें क्या है, उसमें लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को बताया गया, जो एक आम पुरुष या महिला के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल। बात समझ में आई? तो ऐसे ही यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी गाथाएं हैं जो फेमस है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं, जिनकी गाथाओं को एज अ फोकलोर, फोक कहानियों के तौर पर म्यूजिक के साथ में सुनाया जाता है, उसे लोक गाथाएं कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ सकते हैं? अब डिफरेंस क्लियर हो गया। अब कोई पूछेगा कि भाई फोक सॉन्ग्स और फोक एपिक्स, जो एपिक्स है वो एक ही है, तो आप बता पाएंगे कि नहीं भाई दो अलग अलग चीजें। फोक डांस और फोक थिएटर अलग अलग चीजें बता पाएंगे, है ना, सारी चीजें अलग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे ना, ठीक है। हाँ, एक्ट भी करते, ठीक है। गाथा में आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉन्ग के साथ साथ, स्टोरी के साथ साथ सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज दिखाई जाती है? कुछ ऐसे चीज है जो दिखाई जाती है, लाइफ स्ट्रगल्स। अगर रामायण एग्जाम्पल ले तो किसके स्ट्रगल्स? राम भगवान के लाइफ के स्ट्रगल्स। हीरोइज्म एंड वेलर मतलब शौर्य और वीर रस की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। मिराकुलस इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स जो चमत्कारी भी हो, ठीक है। फिर सुपर नेचुरल ट्रेट्स, यानी कि जो आम आदमी के पास नहीं है। सुपर नेचुरल क्या हुआ? प्रकृति से परे, है ना, जिसका कोई आंसर नहीं है, वो सुपर नेचुरल हो गया। तो ऐसी चीजें को किसमें दिखाया जाता है? गाथा में
दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई वो चंद्र के समान प्रतापी, सूरज के समान प्रतापी राजा। तो ये क्या है, नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल हो गया ना, कि आप एक व्यक्ति को सूरज से कंपेयर कर रहे हो, चंद्र से कंपेयर कर रहे हो। बात समझ में आई, समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, एपिक्स क्या हो गई, अब आप क्लियर समझ गए इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी एपिक्स चली जाती है, बहुत पहले से चली आ रही है जो, ठीक है, वो है अहिमन रानी की कथा गाथा, ठीक है, फिर रेवा रानी की गाथा, राजा वीर सिंह की गाथा और केवला रानी की गाथा, यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात। और धार्मिक और पौराणिक गाथाओं पर बेस्ड है फुलबासन और पंडवानी। पंडवानी क्यों एक गाथा है, क्या बताया जाता है उसपे, महाभारत की बातें की जाती है, इसीलिए वो भी एक एपिक है। बात समझ में आ गई? हाँ, नहीं ये वीर नारायण सिंह की नहीं है, ये पुरानी टाइम की है, ठीक है, आदिकाल। आगे बढ़े। ठीक है, तो एक गाथा है अहिमन रानी की गाथा, एपिक ऑफ अहिमन रानी। ठीक है, अहिमन रानी जो थी वो राजा वीर सिंह की पत्नी थी। इस गाथा में रानी के पुनर्जन्म और पति से पुनर्मिलन की गाथा है। अब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। सामान्य बात है क्या कि मर जाना और वापस जिंदा होके उसी से मिल जाना, ये ऑर्डिनरी है क्या? नहीं है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, सुपर नेचुरल हो गया कि भाई वो व्यक्ति मर गया, फिर से वापस जीवन मिला उसको और वापस वो उसी व्यक्ति के पास वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ठीक है, तो इस गाथा में दाम्पत्य जीवन और मानवीय भावना और पारलौकिक शक्तियों का सुंदर चित्रण मिलता है। पारलौकिक मतलब सुपर नेचुरल इमोशन, ह्यूमन इमोशंस का बात होती है यहाँ पर, एक मैरिड लाइफ की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को कहा गया कि अहिमन रानी की गाथा में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वो पुनर्जन्म होता है उनका और वापस से पुनर्मिलन होता है, वापस से वो अपने हस्बैंड से रीयूनाइट हो जाती। बात समझ में आई? अब रेवा रानी की गाथा, रेवा रानी जो है वो राजा उग्रसेन की पत्नी थी। ठीक है, इस गाथा में समाज के द्वारा प्रताड़ित नारी और पुरुष की आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनना और यातनाओं का चित्रण है। यानी कि रानी राजा उग्रसेन की पत्नी थी रेवा रानी। उस टाइम पे क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। किसका? विमेन का। सब तरफ से एक्सप्लॉयटेशन होता था, कभी हस्बैंड से, कभी सोसाइटी से, कभी इन लॉज से, कभी घर वालों से। क्या होता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस चीज का वहां पर पोर्ट्रेयल है, एक उनके जो उनके ऊपर जो बीती है, जो उनका लॉस है, जो उनका इमोशनल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, उसका यहाँ पर पोर्ट्रेयल किया गया है। बात समझ में आया कि जो व्यक्ति है, वो पुरुष जो है, वो कई बार कैसा हो जाता है, इनह्यूमन हो जाता है ना, तो उसका भी यहाँ पर पोर्ट्रेयल किया गया है। बात समझ में आया? Ayman Rani was the wife of King Veer Singh. The epic narrates the story of the queen's reincarnation and her reunion with her husband. ठीक है, मान लीजिए वो 30 साल की उम्र में मरी, फिर वो पैदा हुई 15 साल की, फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं से शादी की। ये कुछ सुपर नेचुरल हो गया, इसीलिए इसकी एपिक बन गई, गाथा बन गई। ठीक है, वैसे ही रेवा रानी वॉज द वाइफ ऑफ किंग उग्रसेन, राजा की वाइफ थी। ठीक है, देखिए आम व्यक्तियों, आम औरतों की जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है वो अलग बात है, बट एक राजा की वाइफ भी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। ये बताता है कि उस टाइम पे विमेन की जो सिचुएशन थी वो कैसी। बात समझ में आया? एक राजा की पत्नी होकर उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया गया। एक राजा की पत्नी मतलब फर्स्ट लेडी हो गई, वो स्टेट की फर्स्ट लेडी हो गई ना, अब उनके ऊपर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आप सोचो कि जो निम्न तबके की महिलाएं हैं उनके ऊपर कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमको एक सोसाइटल कंडीशन भी देखने
को पता चलती है, लोगों की मेंटल कंडीशनिंग कैसी है उस टाइम पे, लोग क्या सोचते हैं, मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, ये सब भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक जो एपिक होता है उसमें आपको उस टाइम के सोसाइटी का भी दर्शन देखने को मिलता है, विवरण देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वहां पर उस समय लोग कैसे थे, लोगों की प्रवृत्ति कैसी थी, लोग समाज कैसा था, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रेवा रानी की गाथा में हमको ये सब दिखता है। ठीक है, अब राजा की पत्नी होकर वो नहीं बच पाई तो फिर आम लोग कैसे बचेंगे, ये ही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही केवला रानी की गाथा है। केवला रानी हरदी शहर के राजा मदन सिंह की वाइफ थी। ठीक है, इसमें उनके प्रेमांकुर का पल्लवित होना यानी कि लव होना और उनके मिलन की कहानी बताई गई। ठीक है, लव स्टोरीज, ठीक है, एक तरह की लव स्टोरी है ये। आगे बढ़े, देखिए राजा वीर सिंह, जो हमने अहिमन रानी की कथा पढ़ी, ठीक है, अब उन्हीं के बारे में एक पहलू दूसरा भी राजा वीर सिंह का भी बताया गया। ठीक है, एक एस्पेक्ट था अहिमन रानी का, दूसरा एस्पेक्ट है राजा वीर सिंह का, कि क्या हुआ कि जादू टोने से उनकी वाइफ को छीन लिया गया, मतलब है ना, तो अपहरण कर लिया गया, फिर रानी की खोज की गई और फिर रानी की राजा से वापस से रीयूनाइट होते, वापस से भेंट होती है। ठीक है, आजकल कोई चला जाए तो शक्ल भी नहीं दिखती किसी की, है ना, है कि नहीं? यहाँ तो लोग दोबारा जन्म लेकर आ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो खैर ये सब एपिक्स में ही होता है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर लगा देते हैं। ठीक है, कि अपने मन में ऐसी अपेक्षाएं ना जगाए जो संभव नहीं है। ठीक है, इंसान को वैसे भी जमीन पे रहना चाहिए, है ना, गया वो लैला मजनू वाला समाना, है नहीं? तो ये बात समझ में आई राजा वीर सिंह की गाथा। ठीक है, अब फूलबासन की गाथा। ठीक है, यह फूलबासन की जो गाथा है, ये सीता, जो जानकी जी है, सीता जी है, उनके द्वारा लक्ष्मण जी से एक फूल लाने के लिए कहा गया था। ठीक है, एक वो अनुनय विनय करती है, एक रिक्वेस्ट करती है अपने देवर से कि भाई मुझे ये वाला फूल ला कर दे दो। बात समझ में आई? तो उसी के ऊपर ये कहानी कही गई है। बात समझ में आया? केवला रानी की गाथा समझ में आ गई? ब्लॉसमिंग ऑफ लव एंड रियूनाइट होने की बात है, रियूनियन है। ठीक है, राजा वीर सिंह की गाथा, love centric epic in Chhattisgarh. It includes events such as the queen's abduction through magic, the search for the queen, the reunion of the queen with the king. ठीक है, फिर है फूलबासन की कथा। The epic is based on Sita's request to Lakshman to bring a flower named Fulbasan. The story revolves around this request, its significance in the narrative. बात समझ में आई? ये एपिक्स हो गए। और कोई एपिक बताइए? अभी बचा है पंडवानी। पंडवानी एपिक छत्तीसगढ़ की सभी गाथाओं में सबसे लंबी, बड़ी और वीर रस प्रधान है। ठीक है, जिस कहानी में भीम हो उसमें वीर रस के अलावा कुछ हो सकता है क्या? पंडवानी में मेन कैरेक्टर कौन है? भीम है और द्रौपदी है। ठीक है, जब भीम है तो उसमें क्या होगा बताइए? वीर रस के अलावा कुछ हो सकता है? क्योंकि भीम वैसे ही शक्तिशाली है ना। तो इसमें कन्वर्सेशन होती है ना पंडवानी में द्रौपदी और भीम के बीच में, है ना। तो वैसे ही सबसे बड़ी, लंबी और वीर रस प्रधान जो है गाथा है। इसमें द्रौपदी प्रसंग में हरितालिका तीज व्रत की छत्तीसगढ़ी परंपराओं का सुंदर चित्रण मिलता है। हरितालिका तीज जानते हैं आप लोग? अभी तीज होता है जिसकी छुट्टी मिली थी सबको कॉलेज में, तीजा, हाँ वही तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। ठीक है, वही तीजा जो होता है ना, वही हरतालिका तीज है। उसी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है हरितालिका तीज, है ना, तो जब प्रचलित है तो उसकी गाथाओं का, उसके रस्मों रिवाज का, उसकी रीतियों का
यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है, वीर गाथा का भी वर्णन किया जाता है कि भाई महाभारत में जो पांडव हैं ये वीर है, इनकी गाथाओं का वर्णन होता है। और मुख्यतः कौन कौन से कम्युनिटी के लोग होते हैं, प्रधान और देवार जाति के लोगों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। सुना आप लोगों ने पंडवानी कल जाके? हाँ, तीजन भाई का सुने आप? समझ में आता है क्या बोल रहे हैं? बताइए क्या क्या कहते हैं। ठीक बात है, चिल्लाते तो है पर कुछ समझ में आया तो आपने कहा हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कुछ समझ में आया क्या करके। हाँ, मतलब वो एक कॉन्वर्सेशन है लोगों के बीच में, भीम और द्रौपदी के बीच का बेसिक यहाँ पर कन्वर्सेशन बताया जाता है कि द्रौपदी जो है कुछ पूछती है भीम से, भीम उसका जवाब देते हैं, वीर रस की गाथा है। ठीक है, तो पंडवानी की कथा, among all the folk epics of Chhattisgarh, Pandwani is the longest, grandest and most valorous. It beautifully portrays the Chhattisgarh tradition related to Draupadi's episode, particularly about the Haritalika Teej fast. ठीक है, it also narrates the heroic tales of Pandavas from the Mahabharata. The epic is prominently performed by Pradhan और देवार communities. प्रधान ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब सारी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एक नेक्स्ट कहानी है फूल कुंवर की गाथा। अच्छा, ये देखिए, कुछ गाथाएं ऐसी भी है जिनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। कुछ जो गाथाएं वो शॉर्ट गाथा है, छोटी गाथा है, कुछ जो है वो बड़ी है, डीप है। ठीक है, और भी बहुत सारी गाथाओं के बारे में पढ़ा हमने, लौरिक चंदा के बारे में पढ़ा कल। ठीक है, उनकी गाथाएं भी है। डोला मारू के बारे में पढ़ा, गोपल्ला गीत के बारे में पढ़ा था हमने कल, याद है? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? बहुत अंतर है, सुना सुना में और सूना सूना में बहुत अंतर है। क्या लग रहा है? चेहरे देखकर तो सूना सूना ही लग रहा है सब कुछ, है ना? तो फूल कुंवर की गाथा जो है वो एक राजा जगत की बेटी थी। ठीक है, इसमें गाथा में फूल कुंवर की मुगलों से युद्ध की बात की गई। ठीक है, फूल कुंवर एक क्या थी? प्रिंसेस थी, राजकुमारी, राजा जगत की बेटी यानी कि प्रिंसेस हो गई, है ना? तो मुगलों से युद्ध और पराक्रम और वीरता का वर्णन मिलता है। बात समझ में आई? एक तो नाम है फूल कुंवर, फूल कुंवर मतलब फूल के जैसे कोमल, फूल कुंवर मतलब फूल के जैसे कोमल। कुंवर मतलब छत्तीसगढ़ी में कोमल को कहते हैं, है ना? कुंवर कुंवर रोटी बनाबे कहते हैं सियाम लोग, कैसे कहते हैं? कुंवर कुंवर बनाबे मतलब नरम नरम रोटी बनाबे। ठीक है, तो फूल के जैसे कुमारी थी, पर लेकिन वो उसकी जो मुगलों से युद्ध की बात होती है, एक बैटल होता है, उसके बारे में इस पे वर्णन किया गया। समझ में आई बात? फिर एक देवी की गाथा। ठीक है, ये भी गाथा जो है मुगल कालीन अकबर के समय की है। इस गाथा में देवी के क्रोध और प्रकोप को दूर करने का वर्णन मिलता है। देवी मतलब यहाँ पर गॉडेस की बात कर रही है। ठीक है, उनके प्रकोप और जो क्रोध है उसको दूर करने की। पहले के जमाने में होता था ना कि देवी अगर कुपित हो जाती थी तो 5-5 साल तक बारिश नहीं होती, सुना होगा आपने, है ना? तो जो लोकल जो देवी देवता होते हैं, जो डाइटीज होते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर उनको सही समय पे जो उनका नियम है वो नहीं पूरा किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो गांव है उस पर कोई अनहोनी हो सकती है, या तो कोई बीमारी हो जाएगी, या तो कोई वर्षा नहीं होगी, या तो लोग जो है उसको मतलब लॉस सफर करेंगे कुछ ना कुछ प्रकार का। तो इसलिए उनको खुश रखा जाता है, जो भी उनके नियम है उनके अनुसार खुश रखने की कोशिश की जाती है। तो मुगल कालीन अकबर के टाइम पे मतलब अकबर के टाइम पे इस गाथा में देवी के क्रोध और प्रकोप को यानी कि उनका एंगर को दूर करने की कोशिश इसमें किया गया। बात समझ में आई? फिर कल्याण साय की गाथा। कल्याण साय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक थे और मुगल कालीन शासक जहांगीर के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, और इस समय गोपाल राय की असाधारण वीरता का उल्लेख किया गया। बात समझ में आई? कल्याण साय जो थे वो जहांगीर के, ठीक है, पैरेलल थे, कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, और एक गोपाल राय व्यक्ति थे, उनकी असाधारण वीरता का उल्लेख उसमें किया गया। बात समझ में आई?
फिर गोपल्ला गीत, यह कलचुरी वंश से संबंधित है, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ ही है मान के चलिए, ठीक है। तो इस गाथा में कल्याण सहायक की जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष रहने का वर्णन मिलता है, यानी कि जो कल्याण सहाय थे वो जहांगीर के दरबार में एज अ दरबारी थे, 8 वर्ष तक काम किया उन्होंने, मतलब वहां पर दरबार के रूप में दरबार में थे, तो वही इसमें बताया जाता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट अभी तक कि सब ऊपर से निकल रहा है? सुना सुना तो नहीं हो जा रहा है सब? नहीं हो रहा है ना? ठीक है, फिर आप बोलते तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है, फूल कुंवर की गाथा समझ में आया? गाथा ऑफ फूल कुंवर। Epic narrates the story of Phul Kuwar, the daughter of King Jagat. It describes the Phul Kuwar's valor and heroism in her battle against Mughals. Devi ki Gatha, this epic is from Mughal period, specifically during the Akbar's reign. It depicts the anger and wrath of Devi and the efforts to appease her. मतलब उसको खुश करने की कोशिश करने की कहानी है इसमें। कल्याण साय की गाथा, Kalyan Sahai was a ruler of Kalchuri dynasty from Ratanpur and was also contemporary of Mughal Emperor Jahangir. The epic mentions the exceptional valor of Gopal Rai. ठीक है, गोपल्ला गीत, this is related to the Kalchuri dynasty that describes Kalyan Sahai's 8-year stay at Jahangir's court as a courtesan. ठीक है, बात समझ में आई? ढोला मारू पढ़ा था हमने, कौन है ढोला मारू? कपल है, ठीक है, उनकी लव स्टोरी की बात है ना। तो ये ढोला मारू का एक छत्तीसगढ़ी वर्जन भी छत्तीसगढ़ में चलता है। ढोला मारू बेसिकली कहाँ से है? राजस्थान से है, राजस्थान के लव स्ट्रगल की कहानी है उनके, बट फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका वर्जन थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है ना। ढोला की वीरता, बुद्धि और कौशल के बारे में बताया गया। जो ढोला है उसके वेलर के बारे में, उसके शौर्य के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में बताया है, और मारू के जीवन का चित्रण मिलता है ना। सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार इसके प्रमुख कलाकार। राय सिंह का पवारा, इस गाथा में राय सिंह के संबलपुर अभियान का वर्णन है। राजा राय सिंह थे, उन्होंने संबलपुर में फतेह की, किला उन्होंने फतेह किया, उसका ही वर्णन मिलता है, उनकी पराक्रम शक्ति का वर्णन, मतलब उनके भी वेलर की बात है, उनकी ब्रेवरी की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो जितनी भी गाथाएं हैं वो राजाओं की है, ठीक है, क्योंकि राजाओं के पराक्रम की बात की जा रही है। अभी तक समझ में आया था? आगे बढ़े। ढोला मारू की गाथा समझ में आ गया? राय सिंह का पवारा, नया आपने नहीं सुना? लौरिक, चंदा और चंदैनी गायन किसकी किसकी कहानी है बताइए? हाँ, लौरिक और चंदा की प्रेम कहानी। कहाँ से ये लोग? हाँ, रीवा और आरंग के, याद आया? कल ही पढ़ा था, सब सुना सुना हो गया आप लोगों से। श्रृंगार रस की कहानी है, श्रृंगार रस की गाथा है मतलब, और चिंता दास इसके प्रमुख गायक है। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, लौरिक और चंदा, उनके लव स्ट्रगल की स्टोरी है। चंदा जो है वो कहाँ की? आरंग की है, और जो लौरिक है वो रीवा के है। ठीक है, तो चंदैनी गोंदा का कला प्रदर्शन क्षेत्र कहाँ पर है? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा होती है। लोक नाट्य, देखिए चंदैनी गोंदा का गीत भी है, ठीक है, नाट्य भी है और गाथा भी है। बात समझ में आ रही है? तो अगर गाथा है तो लोक नाट्य में रवान यादव ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ है, पार्श्व संगीत दिया है रवान यादव ने। ठीक है, इसमें चंदा रौताई या उड़हरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इस कहानी को उड़हरिया के नाम से भी जाना जाता है, और राउत जाति के जीवन का गौरवपूर्ण चित्रण है। मतलब जो राउत कम्युनिटी है उनको, उनके जो जीवन है उसको ग्लोरीफाई यहाँ पर बताया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चंदैनी गोंदा, लौरिक चंदा, ये दोनों एक ही चीजें हैं, पर दोनों नाचा पार्टी अलग अलग है। बात समझ में आई? चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी डिफरेंट है और लौरिक चंदा नाचा पार्टी अलग है।
क्लियर हो गई इतनी बात? कल हमने पढ़ा था इस बारे में, घर जाके वापस से रिवाइज कीजिएगा। आल्हा उदल की गाथा बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है, ठीक है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में गाई जाती है, ठीक है। आल्हा उदल की गाथा क्या हुआ? हा? नहीं, पेड़ में चढ़ के क्यों गाएंगे? जमीन पे भी गा सकते हैं, पेड़ में चढ़ना कंपलसरी नहीं है, जहां मन हो वहां गा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है कि पेड़ में चढ़ के गाते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? हाँ, पहले के जमाने में अटेंशन इकट्ठा करने के लिए ऐसे जो है पैतरे अपनाए जाते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। श्रवण गाथा, ये पौराणिक गाथा है जो श्रवण कुमार पर आधारित है। कल हम लोगों ने बात की थी श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण का ही अपभ्रंश है श्रवण। छत्तीसगढ़ी में श्रवण नहीं कहा जाता, श्रवण कहा जाता है। बात समझ में आई? श्रवण गाथा मतलब श्रवण कुमार की गाथा। कौन थे पता है? कौन थे? बाण मार दिया था, ठीक है। बट ये उनका पहचान नहीं है। उनका पहचान क्या है? हाँ, उनकी पहचान ये है कि वो एक डिवोटेड बच्चे थे, डिवोटेड चाइल्ड थे अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उनके माता पिता देख नहीं सकते थे तो उनको कंधों पर बिठाकर तीर्थ ले जाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी, इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वो तो एक कंसिक्वेंसेस है कि मार दिया दशरथ ने, बट उनकी पहचान क्या है? एज अ डिवोटेड चाइल्ड। बोलते हैं ना कि बच्चों को श्रवण कुमार बनना चाहिए, है ना, तो ये उनकी मेन पहचान है, ठीक है। तो पितृभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दशरथ के बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है और दशरथ को श्राप मिलता है, जिसके आगे ही सारी कहानी चालू होती है रामायण की, ठीक है। जब तक इनको श्राप लगा था तब तक उनके कोई बालक नहीं थे, दशरथ के कोई बच्चे नहीं थे। जब श्राप लगा तभी उनके बच्चे होते। बात समझ में आई? है ना। तो बसदेवा गायन में श्रवण कुमार से संबंधित है, कल पढ़ा था हमने। बसदेवा गायन भी श्रवण कुमार से ही संबंधित है। आल्हा उदल की कथा बुंदेलखंड किंग परमार देव नरेट, उनकी स्टोरी नरेट करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज घोड़ा नाच, ठीक है। वीर रस की गाथा है, हीरोइक सेंटिमेंट है इसमें। फिर उसके बाद श्रवण गाथा देखा था हमने, माइथोलॉजिकल एपिक बेस्ड ऑन श्रवण कुमार। कंटेंट क्या है? इट प्रेजेंट्स द आइडियल ऑफ फिलियल डिवोशन, मतलब एक ऐसा डिवोशन अपने माता पिता के लिए, अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बेयर कर लीजिए, है ना। सीताराम नायक, ये भी एक गाथा चलती है जो कि एक व्यापारी की कहानी, ठीक है। फिर रसालू की कहानी, यह रसालू की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण गाथा है। अतिशयोक्ति क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात, मतलब लोग नहीं जानते कि वो सच है कि नहीं है, पर उसको एक्स्ट्रा बता बता कर बोलते हैं ना, लपेटना। बहुत ज्यादा लंबा लंबा फेंकता है तो लपेट लेते हैं, तो वही फेंकने वाली बात है कि रसालू की गाथा भी है, बट उसमें उसकी वीरता की अतिशयोक्तिपूर्ण जो है गाथा है, मतलब जो है कि नहीं ये रियल, उसको रियल मानना मुश्किल है, ठीक है। दसमत कईना गाथा, यह कहाँ पर प्रचलित है? दुर्ग संभाग में प्रचलित है। दसमत मंदिर ओढ़ार गांव दुर्ग जिला में है। देवार जाति के गायक इस लोक गाथा को गाते। कईना मतलब होता है कहानी, है ना, तो दसमत कईना गाथा। सीताराम नायक, इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ कमर्शियल कम्युनिटी और पीपल, ठीक है। रसालू की गाथा, एन एग्जेजरेटेड एपिक ऑफ द वेलर ऑफ रसालू। रसालू नाम के एक व्यक्ति की अतिशयोक्ति, एग्जेजरेट कर दिया उसको, ठीक है, कि भाई तुम एक ईंट उठा सकते हो तो वो 100 उठा सकता है, ये रियल नहीं लगता है ना। दसमत कईना कहाँ पर होता है? दुर्ग डिवीजन में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। दसमल टेम्पल है कहाँ पर? ओढ़ार विलेज, जो कि दुर्ग में है।
वहीं से रिलेटेड ये गाथा है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। इसको कौन सी कम्युनिटी के लोग गाते हैं? देवार कम्युनिटी के लोग गाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो पूछिए। रिवीजन तो करेंगे नहीं आप लोग? नहीं करेंगे? कल भी सुना सुना हो जाएगा नहीं तो क्या याद करने का इसमें बताइए। कहानी समझ लेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में यही एक बेनिफिट है कि अगर आप समझ लेंगे तो उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बसदेवा पद नाम सुन लिया, श्रवण कुमार याद आ गया, तो फिर रटने की क्या जरूरत है? आप उसका बता सकते हैं, बैक स्टोरी बता सकते हैं और 10 पेज लिख सकते हैं कि भाई श्रवण कुमार ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे, है ना। तो बस समझने की जरूरत है और रिलेट करना है कि आपको ये चीज इससे रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा उसमें। अगर हास्य है, अगर रहस्य हास्य है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। पता होना चाहिए ना आपको कि बस रहस्य हास्य या गम्मत हास्य है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख लेंगे कि हमने सटायर पढ़ लिया। सटायर क्या चीज है? व्यंग है, तो उसके बारे में लिखना आसान हो जाएगा। समझ गए ना एक बार चीज को, तो फिर उसमें रटने की क्या जरूरत है ना। कोई डाउट अभी तक? पढ़ने से जरूरत नहीं है इसको याद करने के लिए। मैंने कहा ना कि एक दो बार आप खोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। याद रटने की जरूरत नहीं है इसको, रटने से बल्कि और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जैसे आप पढ़ते जाएंगे, समझ में आते जाएगा, वैसे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो सोने के बाद और उठने से पहले रिवीजन करना है। ठीक है, सोने से पहले और उठने के बाद रिवीजन करना है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हाँ जी, पीपीटी अपलोड दे देंगे। ठीक है, सर को दे देंगे, सर अपलोड करवा देंगे। और कुछ? सब समझ गए? ठीक है, थिएटर कितने टाइप के होते हैं बताइए। थिएटर अभी हमने जो फोक थिएटर पढ़ा, उसमें कितने टाइप के थिएटर पढ़े? कौन कौन से? और रहस। ठीक है, नाचा, गम्मत और रहस। ठीक है, सबसे पुरानी नाचा पार्टी रवेली रवेली नाचा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, मंद्रा मतलब क्या होता है पता है? नहीं, छत्तीसगढ़ी में मंद्रा किसको कहते हैं? नहीं पता? पूछिएगा अपनी दादी नानी से, कोई होंगे तो पूछिए, जिसको छत्तीसगढ़ी आती होगी उनसे पूछिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी सुनने लगे, समझने आती है सबको? ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए तो पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लिखना मुश्किल है, छत्तीसगढ़ी पढ़ना भी मुश्किल है। अगर लिखी हुई है तो पढ़ना मुश्किल है, जितना आसान बोलना है उससे ज्यादा लिखना और पढ़ना मुश्किल है छत्तीसगढ़ी को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में गोठियाना शुरू कीजिए। गोठियाना मतलब बात करना। ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम्स पूछते हैं, पर्यायवाची, है ना, विलोमार्थी शब्द पूछते हैं, फिर जनौला आता है, लोकोक्ति आती है। एक आध पता होगी आप लोगों को? बताइए। जनौला और लोकोक्ति में क्या अंतर है बताइए? जनौला और पहेली में क्या अंतर है, पहले तो ये बताइए। जनौला और एक है? अच्छा, और लोकोक्ति क्या है? तो फिर आपने आसान तरीका चुन लिया, फंस गए आप। जनौला बताइए कि जनौला और लोकोक्ति पहेली एक कैसे है? पहेली क्या होती है? क्वेश्चन पूछते हैं ना। ठीक है, कि ये हमने बताया, अब इसका आंसर बताओ। ठीक है, एक फकीर जिसके पेट पे लकीर, ये पहेली होगा। और जनौला मतलब? नहीं, देखिए जनौला, देखिए पहेली में एक शब्द का आंसर मिलता है आपको, जनौला का पूरा अर्थ होता है, एक उस वाक्य का अर्थ होता है, उस वाक्य को हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए छानी में होरा भूंजना एक जनौला है। ठीक है, उसका पूरा, उस लाइन का पूरा मीनिंग है, उसका एक शब्द नहीं निकलता। बात समझ में आ रही है?
नहीं समझ में आ रही है? छानी में होरा भूंजना, होरा जानते क्या होता है? चना बूट खाया है? चना बूट, चना बूट खाया नहीं खाया? उसको भूंज के खाते हैं। पहले प्रैक्टिस होती थी ऐसे कि भाई उसको भूंजते थे, आग में भूंजते थे फिर खाते थे। तो छानी में जाकर जो व्यक्ति होरा भूंज रहा है, मतलब वही चना बूट को भूंज रहा है, वो अपने परिवार का नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। तो ये उस जनौले का मतलब ये हुआ कि उस पूरी लाइन का एक वाक्य निकल गया कि भाई वो इतना बेवकूफ व्यक्ति है कि वो अपनी छत पे ही, छानी पे ही होरा भूंज रहा है। नहीं समझ में आई बात? किसको नहीं आई? नहीं समझ में आई? देखिए, होरा मतलब होता है चना बूट, भूंजना मतलब पता है? भूंज देते, टमाटर भूंजते, जब चटनी बनानी होती है, बैंगन भूंजते, है ना? तो भूंजना मतलब उसको जलाना, ठीक है? तो अपने ही छत पर जाकर, पहले क्या होती थी? छानी होती थी, छत नहीं होती थी। छानी मतलब खपरेल, खपरी होती थी, वो जल सकती थी, टूट सकती थी। तो व्यक्ति इतना मूर्ख है कि अपना ही नुकसान करवा रहा है, अपनी ही छत पर जाकर के क्या कर रहा है? होरा भूंज रहा है। बात समझ में आई? तो ये हो गया जनौला। पहेली का होता है एक शब्द का उत्तर। बात समझ में आई? डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, तो ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आपने जो भी आपके आसपास छत्तीसगढ़ी बोलने वाले व्यक्ति हो, उनसे बात कीजिए, आपको अपने आप से समझ में आने लगी। आप हिंदी में बोलिए, वो छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, तो भी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि भाषा का पेपर है आपका, और भाषा जब तक अच्छी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, क्योंकि व्याकरण में तो नंबर कटते हैं। क्यों, हिंदी में कभी किसी को फुल मार्क्स मिले? किसी व्यक्ति को मिले फुल मार्क्स 100 में 100? नहीं मिलते ना। क्यों? व्याकरण के कारण, ठीक है? व्याकरण बेसिकली नहीं पढ़ना है आपको, पहले बोलना सीखना है या समझना सीखना है। अगर समझ गए तो व्याकरण धीरे धीरे सीख जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं, लिखना नहीं होता है, पर आप पढ़ेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो कैसे लिख पाएंगे? उसका आंसर कैसे लिख पाए? छत्तीसगढ़ी में लिखना तो बहुत ही कठिन। अगर आप लिख सकते हैं, जिनका मीडियम में जो लिखना चाहते हैं, जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, उनकी किताब पढ़िए, ताकि समझने में आसानी हो कि किस प्रकार से लिखते हैं, है ना? फॉर्मली कैसे लिखते हैं छत्तीसगढ़ी को। पेपर देखे आपने मेंस के? ठीक है, जब लैंग्वेज पे बात करेंगे ना तो इस पे डीप चर्चा करेंगे, ठीक है? जब लैंग्वेज की बात करेंगे तब, ठीक है? तब तक अपनी छत्तीसगढ़ी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ही नहीं दिक्कत हो जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ी अगर ठीक नहीं हुई तो प्रीलिम्स में ही प्रॉब्लम होगी, वो तो मेंस की बात है ना। हिंदी में ही लिखना होता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। लैंग्वेज का पेपर छोड़ करके आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते। बात समझ में आई? तो उस समय प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है? और कोई किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो कोई क्वेश्चन, वो बताएंगे जब उसकी क्लास अलग से होगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी अभी, ठीक है? समझ गए? जनौला लोको, देखिए जनौला जो है और पहेली में अंतर बता रही थी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है? पहेली का उत्तर होता है एक, जैसे अगाज भर लाई, नहीं, पर्रा भर लाई अगाज में बगराई, इसका आंसर है तारा, है ना? तो ये पहेली है, जनौला डिफरेंट होता है, ठीक है? चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना? अभी कोई क्वेश्चन नहीं?